आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। ओरल हेल्थ अवेयरनेस वीक पर आज नागपुर से सुप्रसिद्ध ENT सर्जन डॉक्टर शैलेश कोठाड़कर सर हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं ओरल हाइजीन और मुख से संबंधित बीमारियों के विषय में विशेष चर्चा। सर, ज्यादातर किस तरह के पेशेंट मुख के कैंसर या फिर मुख के बीमारियों को लेकर आप तक आते हैं? देखिए, वो 2-3 प्रकार की ऐसी बीमारियां होती है जिसमें अपने कंट्री में, अपने ये एरिया में स्पेशली, जहाँ पर पान, तंबाकू, गुटखा और स्मोकिंग, दारू पीना, इसका सेवन जो करने वाले लोग हैं, उनमें कुछ अर्ली लीजन्स और लेट लीजन्स, जैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो अर्ली लीजन्स को हम लोग प्री कैंसरस कंडीशंस कहते हैं, जिसमें मुंह में लाल चट्टे आना या सफ़ेद चट्टे आना, मुंह में सफ़ेद हो जाना, जिसको हम लोग सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। एक ओरल लाइकन प्लेनस नाम का एक बीमारी होता है। ये सारी बीमारियाँ प्री कैंसरस कंडीशन करके मानी जाती है। अब ये उन्हीं लोगों में होती है जो सुपारी, तंबाकू, गुटखा, खर्रा इसका सेवन करते हैं। तो मुंह में पहले जलन होना और बाद में फिर छाले होना, ये उसके अर्ली साइंस हो सकते हैं। अब दांत में जब दांत का हिलना, जैसे दांत हिलता है, दांत में दर्द होता है, पायोरिया या एनी क्रॉनिक इन्फेक्शन जो भी अपने मुंह में होता है, तो वो भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। और लेट लीजन्स में जैसे फ्रैंक कैंसर होना, तो फ्रैंक कैंसर जब होता है तब कहीं गांठ आती है, कोई नॉन हीलिंग ऐसे अल्सर्स हो जाते हैं जो दवाइयाँ लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होते, तो इसको हम लोग लेट लीजन्स कहते हैं। सर, अगर हम लक्षणों की बात करें तो किस प्रकार के लक्षण अर्ली स्टेजेस में सामने आते हैं? मुंह में जलन होना, ये सबसे पहला लक्षण होता है, जिसको हम लोग म्यूकोसाइटिस कहते हैं। और एक एरिथ्रोप्लेकिया नाम का एक प्रॉब्लम होता है जिसमें मुंह में लाल चट्टे हो जाते हैं। तो ये लाल चट्टा, ये भी एक प्री कैंसरस कंडीशन करके माना जाता है। और सफ़ेद चट्टा, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, ये भी एक प्री कैंसरस कंडीशन करके माना जाता है। जैसे बेवजह दांत में दर्द होना, दांत ढीले हो जाना, ये भी कैंसर के लक्षण होते हैं। मुंह में से खून आना, दांत में से खून आना, ये भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अर्ली स्टेजेस में ये सारे लक्षण जिस भी मरीज में पाए जाते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना बिल्कुल ज़रूर रहती है। सर, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो किस प्रकार से निदान हो पाता है कि ये व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, मुख्य कैंसर से पीड़ित है? सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है कैंसर का जांच, जिसमें निदान होने के लिए हम लोग करते हैं, वो होता है बायोप्सी। जब भी हमको ऐसे कोई डाउटफुल लीजन्स लगते हैं, उसमें हम लोग वो जो मांस है या चट्टा है, उसके हम लोग 2-3 टुकड़े निकालते हैं, वो जांच के लिए भेजते हैं, जिसको हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। ये हिस्टोपैथोलॉजी में कैंसर का जांच हो जाता है। और अगर वो एडवांस स्टेज में है, वो कहीं और फैला हुआ है, किसी हड्डी के कांटेक्ट में है या हड्डी का इन्वॉल्व हो गया है, दांत के अंदर में है, दांत के सॉकेट्स में है, जिससे जबड़ों के अंदर में अगर गया है, गर्दन में अगर फैला हुआ है, तो उसके साथ साथ हमको CT या MRI, जो भी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन उस बीमारी के रिलेटेड होता है, वो हम करते हैं। तो बायोप्सी करना और स्कैन करना, ये 2 महत्वपूर्ण जांचें होती है जिससे अपन कैंसर का निदान कर सकते हैं। सर, कई लोग काफ़ी इस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं, अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं, काफ़ी समय निकल जाता है और पेशेंट 3rd या 4th स्टेज तक पहुंच जाता है। कितना घातक हो सकता है उसको निगलेक्ट करना या उसके ऊपर अर्ली स्टेज पे ध्यान न देना? देखिए, अर्ली स्टेज में अगर कैंसर हो जाता है तो सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। जो भी वो लीजन का, वो भी गांठ का जो भी मार्जिन्स होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा दूर जाके, जिसको हम लोग ट्यूमर फ्री मार्जिन कहते हैं, उतना हम दूर जाके उस चट्टे को हम लोग निकाल देते हैं या उस गांठ को निकाल देते हैं। अगर वो गांठ 1 सेंटीमीटर के नीचे अगर है तो वाइड लोकल एक्सीजन जिसको हम लोग कहते हैं, उतना भी किया तो भी सफिशिएंट रहता है। मगर ऐसे मरीज़ को डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मुंह का कैंसर ये मेटास्टेसाइज होता है, वो उसी बाजू में गर्दन में फैल सकता है जहाँ गर्दन में लिम्फ नोड्स होती है। अगर गर्दन में लिम्फ नोड्स हमको पैल्पेबल लगती है, गांठ का साइज़ अगर बड़ा है और वो अगर गर्दन में फैला हुआ है, तो खाली उतना पार्ट निकाल के ये कैंसर का ट्रीटमेंट वहाँ रुकता नहीं है,
तो हमको एक तो फंक्शनल नेक डिसेक्शन या मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन करके जितनी भी गर्दन में गांठें होती है वो गांठें भी निकालनी पड़ती है। निकालने के बाद में जांच होती है और उसके बाद में फिर मरीज़ को लाइट देना या लाइट के साथ में और कीमोथेरेपी ऐड करना, जिसको हम लोग सैंडविच थेरेपी कहते हैं, वो उसके बाद में किया जाता है। अब लेट लीजन्स जो होते हैं, जो T3 T4 लीजन्स हम लोग कहते हैं, इसमें ये एडवांस डिसीजेस होती है। तो एडवांस डिसीजेस में ट्रीटमेंट जो होता है वो काफ़ी रेडिकल होता है। मान के चलिए कि जैसे जबड़े का कैंसर है तो हमको किसी का जबड़ा भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो ऊपर का रहे या नीचे का रहे। उसके साथ साथ नेक डिसेक्शंस भी करने पड़ते हैं। गाल का फुल थिकनेस अगर इन्वॉल्व हो गया, जैसे अंदर से और बाहर से, तो जिसको हम लोग कॉम्पोजिट रिसेक्शन कहते हैं, वो निकालने के बाद में गर्दन की सारी गांठें निकालने के बाद में उसका प्लास्टिक सर्जरी करके हमको इनर लाइनिंग और आउटर लाइनिंग भी बनाना पड़ता है। तो जितना आपका स्टेजिंग बढ़ेगा उतना आपका लंबा ऑपरेशन होगा, और जितना आपका स्टेजिंग बढ़ेगा उतना आपका प्रोग्नोसिस यानी ट्रीटमेंट का आउटकम ये कम होते जाता है। जैसे स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर में 65-70% लोग अच्छे से बिहेव करते हैं, बट 30-40% लोगों में एक तो लोकल या रीजनल रिकरेंस आने के चांसेस होते हैं। उस टाइम में फिर अपने पास खाली पैलिएटिव ट्रीटमेंट नाम का एक इलाज का तरीका होता है जो करने का ही चॉइस अपने पास होता है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है इसमें अभी कैसे तो भी करके पेशेंट की जान को थोड़ा बढ़ावा देना, थोड़ा बढ़ाना, एक्सटेंड करना। दो प्रकार का ट्रीटमेंट होता है, एक होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट और दूसरा होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट में डॉक्टर का इंटेंट जो होता है वो मरीज़ को ठीक करना ही होता है। अब ठीक करने के लिए सर्जरी, ये लीजन को निकालना, ट्यूमर लोड कम करना और उसके बाद में एडजुवेंट थेरेपीज जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी इसके साथ में देना, ये उसका पर्पज़ होता है। बट पैलिएटिव ट्रीटमेंट में जब कोई ट्रीटमेंट जो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करने के बाहर चला गया हो, ऑपरेशन करने के दायरे के बाहर अगर आपका लीजन है, तो उस वक्त फिर हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम पेशेंट को एक कीमोथेरेपी दें कुछ साइकिल्स, बीमारी को डाउन स्टेज करने की कोशिश करें, और अगर बीमारी डाउन स्टेज होती है जो नॉन ऑपरेबल था वो अगर ऑपरेबल लिमिट्स में अगर आता है तो ऑपरेशन करने के बाद में फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दें। तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट का इंटेंट ये होता है कि पेशेंट की लाइफ को थोड़ा एक्सटेंड करना, ना कि ठीक करना। तो क्यूरेटिव स्टेज में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तब उनका आउटकम काफ़ी अच्छा समझा जाता है। सर, अगर हम ये तो था ट्रीटमेंट के संबंध में बातचीत, सर अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, बचाव संबंध में बात करें, तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? क्या जीवन शैली होनी चाहिए उस व्यक्ति की और कैसे इससे बचा हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके जो इटियोलॉजी यानी जो कारण माने जाते हैं वो होता है, जैसे सुपारी खाना, तंबाकू खाना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल का कंजम्पशन करना, ये सारी चीज़ें इसके प्राइम इटियोलॉजिकल कॉजेस में मानी जाती है। तो ये मेन कॉजेस है। अगर आप इससे ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपको ये करना बंद कर देना चाहिए। अगर बंद भी करते हैं तो भी आपको होने के चांसेस रहते हैं, बट अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जैसे क्रॉनिक इरिटेशन, अगर मुंह में कोई छाला हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा, भले ही वो पेशेंट कोई तंबाकू, सुपारी, खर्रा सेवन करता नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कोई ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी जांच करके उसका डायग्नोसिस करना अनिवार्य रहता है। तो अपने मुंह का हाइजीन अच्छा रखिए, दिन में 2 बार ब्रश करिए। फ्लोराइड जो टूथपेस्ट आती है उससे आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। मुंह का हाइजीन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर मुंह में से बदबू आती है, अगर दांत में कोई कीड़ लग गई है या बेवजह दांत अगर हिलने लगते हैं जो आपके उम्र के हिसाब से अगर मैच होते नहीं हैं, और कहीं भी अगर कोई लाल पैचेस, सफ़ेद पैचेस अगर आते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके आपका जांच करवा लेना चाहिए। तो प्रिवेंशन करना, ये बीमारी को टालना, ये एक मंत्र होता है। अगर आप उसको करते हैं तो उसको नहीं करना चाहिए, वो तुरंत बंद कर देना चाहिए। और अगर ये लीजन्स होते हैं तो अर्ली स्टेज में अगर ये बीमारी अगर पकड़ में आती है तो उसके इलाज काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से लोगों को एक आदत होती है, सुबह शाम बूढ़ा को तबके की नहीं तो फिर नस, इससे दातुन करते हैं, उससे भी कई इफेक्ट गिरते हैं। तो इन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, गुड़ाकू और नस ये एक प्रकार का तंबाकू ही होता है। वो तंबाकू का अलग फॉर्म होता है।
भले ही आप तंबाकू मुंह में डाल के खाइए या उसको पीस के मुंह में रखिए या उसके पाउडर को स्निफ करिए यानी नाक से खींचिए, वो एक प्रकार का तंबाकू ही है। और तंबाकू ये एक क्रॉनिक इरिटेंट करके समझा जाता है, जिसकी वजह से कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो नीचे अगर मैं नंबर दे देता हूँ तो आप वहाँ भी मुझे संपर्क कर सकते हैं।